नमस्कार साथियों, ये हमारा इतिहास की लेक्चर सीरीज का प्रथम वीडियो है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। इतिहास आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक अहम भूमिका का निर्वाह करता है। जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, अदर स्टेट्स की पीसीएस की परीक्षाएं हों या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, इसमें इतिहास के प्रश्न आते ही आते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटेड कर दिए जाते हैं। इन लेक्चरों के माध्यम से मैं इतिहास का डीप अध्ययन कराऊंगा, जिससे कि आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम देने में सक्षम हो पाएं। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी क्वारी होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैं जल्दी से जल्द उसका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। रेगुलर लेक्चर्स जो है मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा और आपसे एक विनती है कि जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उन चैप्टरों के साइमल्टेनियसली आप लोग ऑब्जेक्टिव भी लगाते चलें और मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी दे पाऊँ। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर से। इतिहास वास्तविकता में 3 भागों में विभाजित है। इसका जो पहला भाग है वो कहलाता है प्राचीन काल, दूसरा भाग मध्यकाल और तीसरा भाग होता है हमारा आधुनिक काल। ये 3 विभाजन माने जाते हैं इतिहास के। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल उस समय से प्रारंभ होता है जब व्यक्ति खानाबदोश जीवन जीता था। उसके बाद सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण हुआ, वैदिक काल शुरू हुआ। वैदिक काल से पहले सिंधु घाटी सभ्यता आई और फिर महाजनपदें और अलग अलग साम्राज्य शुरू हुए। इसके बाद भारत में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण हुए, उनकी सत्ता स्थापित हुई, वो वाला समय गिना जाता है मध्यकाल से। मुस्लिमों के आगमन से लेकर अंग्रेजों तक का जो आगमन रहा है उसके बीच का संपूर्ण काल कहलाता है मध्यकाल। और अंग्रेजों के आगमन से लेकर आज तक का जो पूरा समय है वो भी गिना जाता है किसमें? आधुनिक काल में। इसलिए इतिहास हमारा 3 चरणों में विभाजित है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब प्राचीन काल को फिर से अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो वे कौन कौन से कालखंड है, आइए देखते हैं। प्राक, आद्य एवं ऐतिहासिक काल का विभाजन, ये एक्चुअली प्राचीन काल ही है। अब प्राचीन काल का जो पहला विभाजन है वो है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। ये प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वो समय है जब इतिहास का कोई लिखित विवरण हमारे लिए प्राप्त नहीं होता। इसे ही पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय व्यक्ति पत्थरों से बने औजारों का अपनी डे टू डे लाइफ में उपयोग करता था, इसलिए वो कहलाता है पाषाण काल। निवास उसका गुफाओं में होता था और कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। गुफाओं के अंदर कुछ चित्र हमको जरूर मिले हैं। उन चित्रों के माध्यम से सिर्फ अनुमान के आधार पर इस इतिहास के विषय में हमें समय समय पर जानकारी मिलती रहती है, जो हमारे अनुमान होते हैं। ये अनुमान पूर्णतः सही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसीलिए समय समय पर इसकी खोजें होती रहती हैं, नई नई खोजें होती रहती हैं। फिर हमारे कहना चाहिए कि जो धारणाएं हैं वो समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं, क्योंकि इसका कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। इसलिए कहलाता है ये क्या? प्रागैतिहासिक काल। इस काल का जो दूसरा विभाजन है
वो कहलाता है क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मानव जब थोड़ी बहुत सभ्यता सीख गया था और एक मिलीजुली संस्कृति का उद्भव हुआ था, जब स्थायी रूप से इसने निवास करना शुरू कर दिया था, थोड़ी बहुत कृषि करने लगा था, पका हुआ भोजन खाने लगा था, वो वाला जो समय है वो कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। बहुत से बड़े बड़े इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता को इसमें शामिल करते हैं। जब व्यक्ति ने एक सभ्यता का निर्माण किया था, वो गुफाओं आदि से निकलकर खुले स्थानों पर रहने लगा था, कॉलोनीज बन गई थी और उनका एक कल्चर डेवलप हो गया था। है तो प्राचीन काल ही, लेकिन प्राचीन काल का कौन सा समय? आद्य ऐतिहासिक काल का। उसके बाद तीसरा चरण होता है कौन सा? ऐतिहासिक काल का। यहां पर वैदिक सभ्यता संस्कृति का निर्माण हुआ था, छोटी छोटी सी जनपदें बनने लगी थी और इस काल की जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं का हमको लिखित विवरण या लिखित साक्ष्य मिलने लगा है। इसीलिए अनुमान नहीं है यहां पर। जैसा अनुमान प्रागैतिहासिक काल में लगाया जाता है वैसा अनुमान यहां पर नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि उस समय के जो लोग थे उन्होंने अपनी संस्कृति के विषय में लिखित विवरण उपलब्ध कराया है, इसीलिए इस काल को कहते हैं ऐतिहासिक काल। यहां लिखित विवरण नहीं है, यहां पर गुफाओं में ड्राइंग्स मिली हैं, उन ड्राइंग्स वगैरह को देखकर हमने अनुमान लगाया कि उस काल का मानव कैसे रहता होगा, तो ये वाला काल कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ऐतिहासिक काल के 3 चरण हैं। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता किसमें आ जाएगी? आद्य ऐतिहासिक काल में, और तीसरा काल है ऐतिहासिक, जब हमको लिखित विवरण मिलने लगा तो वो कहलाया ऐतिहासिक काल। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये पुनः 3 भागों में विभाजित है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है बेटा पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। इस काल में जो अलग अलग खोजें हुई हैं, इस काल में जो अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट हुए हैं, उन डेवलपमेंट्स और उन खोजों के आधार पर इस प्रागैतिहासिक काल को पुनः विभाजित किया है 3 चरणों में। कौन कौन से 3 चरण है वे? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए समझते हैं पुरापाषाण काल क्या है। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, इसी से आप अनुमान लगाइए। पाषाण मतलब पत्थर और पुरा मतलब पत्थरों का जो युग था उसके भी पहले वाला युग कहलाया क्या? पुरापाषाण काल। पत्थरों, पाषाण काल मतलब पत्थरों के औजार तो प्रयोग किए जा रहे थे, लेकिन पत्थरों के औजार में भी जब इन्होंने शुरुआत करी थी, पत्थरों के औजार का प्रयोग करने की जब शुरुआत ही हुई थी, ठीक है, उसके पहले वाला युग क्या कहलाया? पुरापाषाण काल। उसके समय पर यदि अपन लोग ध्यान दें तो ये आज से 20 लाख वर्ष पूर्व का समय है। 20 लाख वर्ष पूर्व का समय है। आ रही है बात समझ में? अब ये पुरापाषाण काल फिर से 3 कालों में विभाजित है। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, ये 20 लाख वर्ष प्राचीन है। उसके बाद है मध्य पुरापाषाण काल, लगभग 12,000 वर्ष प्राचीन है। ठीक है, अभी मैं बताता हूं एडी और बीसी में फर्क क्या है। और फिर तीसरा चरण है नवपाषाण काल, ये लगभग 10,000 वर्ष प्राचीन है। ठीक है, मतलब प्राचीन कालीन इतिहास के 3 चरण हो गए, पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब जो पुरापाषाण काल था, उस जो प्रागैतिहासिक काल था वो विभाजित था पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। अब ये पुरापाषाण फिर से 3 चरणों में विभाजित है। कौन कौन से 3 चरण हो गए? निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और नव पुरापाषाण या नवपाषाण काल। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो आद्य ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल ये प्राचीन इतिहास का दूसरा विभाजन है। इस काल में रखा जाता है किसे? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जो
2600 ईसा पूर्व प्राचीन है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लें। हम जिस कैलेंडर का आज की तारीख में प्रयोग करते हैं वो है इंग्लिश कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? इंग्लिश। इसी कैलेंडर को कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं हम इसे? ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्यों बोलते हैं ग्रेगोरियन? क्योंकि ईसाई समुदाय के जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, जो अभी हाल ही में परिवर्तित हुए हैं, उनको कहा जाता है क्या? पोप। ऐसे ही एक पोप थे। कौन? पोप जॉर्ज ग्रेगोरियन। उन्होंने अपना कैलेंडर जो है वो रिलीज किया था। इसमें भगवान ईसा मसीह के जन्म को आधार माना गया। भगवान यीशु के जन्म को यहां पर आधार माना गया था। भगवान यीशु के जन्म से पहले की सारी घटनाओं के साथ यूज होता है ईसा पूर्व। इसी को कहा जाता है बीसी। बीसी का अर्थ ही होता है बिफोर क्राइस्ट। और ईसा पूर्व के साथ जितनी भी तारीखों का प्रयोग करते हैं वो तारीखें घटते क्रम में प्रयोग की जाती हैं। जैसे आप ये देखो, सिंधु घाटी सभ्यता 2600 ईसा पूर्व थी। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, ये 1500 से 600 ईसा पूर्व थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता तो पहले हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन उसकी तारीख क्या है? 2600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व कैसे है? क्योंकि ये बाद में घटित हुई। ठीक है, और ये सारी घटना ईसा मसीह के जन्म से पहले थी। इसलिए यहां पर डेट्स कैसी रहेंगी बेटा? घटते क्रम में ये डेट्स रहेंगी। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की सारी घटनाएं बढ़ते क्रम में रहती हैं और इनके साथ यूज होता है क्या? एडी। एडी का फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी, और एन्नो डोमिनी का अर्थ होता है ईश्वर का समय, ईयर ऑफ गॉड। क्योंकि प्रभु यीशु के माध्यम से ईश्वर ने धरती पर जन्म ले लिया, इसलिए उसके बाद की जो पूरी घटनाएं हैं वे बढ़ते क्रम में घटित होने लगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक जो चीज है ये आपको पता होनी चाहिए इतिहास में डेट्स के आधार पर। कैलेंडर कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ईसा मसीह के जन्म के पहले की पूरी घटनाएं घटते क्रम में होंगी और उनके साथ यूज होगा ईसा पूर्व या बीसी। ईसा मसीह के जन्म के बाद की सारी घटनाएं बढ़ते क्रम में होंगी और उनके साथ यूज होगा एडी। एडी का फुल फॉर्म एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का समय, अर्थात ईयर ऑफ गॉड। तो भाई आद्य ऐतिहासिक जो काल है, ये आद्य ऐतिहासिक काल दो सभ्यताओं का काल है। ठीक है, एक सभ्यता तो कौन सी हो गई आपकी? सिंधु घाटी सभ्यता, जो 2600 बीसी मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2600 वर्ष पहले की थी। ठीक है, और दूसरी हो गई हमारी वैदिक सभ्यता, जो ईसा मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पहले थी। 1500 से 600 ईसा पूर्व इसका समय था। और इसके भी दो विभाजन हैं। अब ये दो विभाजन कौन कौन से है बेटा? तो एक हो गया आपका ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। इसका समय माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1500 से लेकर 1000 वर्ष पहले तक भारत में जो काल चल रहा था वो कौन सा था? ऋग वैदिक काल। इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल, ये कब चला? ईसा मसीह के जन्म से 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो समय चला है वो कौन सा काल कहलाया? उत्तर वैदिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के दो चरण हैं। पहला है कौन सा? पहला है कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत पुरानी है, 2600 ईसा पूर्व। और फिर दूसरी ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के दो चरण, कौन कौन से दो चरण? एक हो गया, नहीं, वैदिक काल है तो वैदिक काल के दो चरण हैं। एक हो गया ऋग वैदिक काल जो चला है
1500 से 1000, और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक काल जो चला है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर आया बेटा कौन सा, ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, अभी बताया था हमने, वो काल जहां पर इतिहास की घटनाओं का आपको लिखित विवरण मिलता है उसको कहा जाता है क्या, ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल वैदिक काल के बाद शुरू होता है। हालांकि वैदिक काल में भी हमको लिखित विवरण मिल रहा है, लेकिन उसको फिर भी रखा गया है किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है महाजनपदों के उदय से। भारत में 16 महाजनपदें थी, हर एक महाजनपद अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कब थी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। छठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले का समय, जब मतलब पूरे के पूरे भारत में कितनी, 16 महाजनपदें हुआ करती थी। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद बेटा ये महाजनपदें जो हैं इन पर मगध हावी हो गया। तो भारत में जो सबसे पहला साम्राज्य बना था वो कौन सा था, मगध साम्राज्य। 300 वर्षों तक चला है, कब से कब तक, 600 से 300 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आ गया मौर्य काल, क्योंकि मगध पर राज किया, मगध को जीत लिया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो चला कौन सा, मौर्य काल। कब से कब तक, 323 से 184 ईसा पूर्व। डेट्स पर विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि डेट्स कैसी हैं, घटते क्रम में चल रही हैं। फिर आया मौर्योत्तर काल, जब विदेशी आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ भारत में। ठीक है, 184 से 319, 184 ईसा पूर्व से 319 ईसवी है बेटा, ये ईसा पूर्व नहीं है, क्या है ये, ईसवी। फिर आया कौन सा, गुप्त काल। विदेशी आक्रमणकारी आ चुके थे, उसके बाद फिर एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में उदित हुआ क्या, गुप्त काल। तो गुप्त काल कब से कब तक चला, 319 से 550 ईस्वी तक। फिर हर्षवर्धन का काल, वर्धन वंश। ठीक है, कब से कब तक, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। उसके बाद उत्तर भारत में विभिन्न छोटे छोटे से राज्यों का उदय हुआ, राजपूत काल जिसको कहते हैं। ठीक है, यह चला 8वीं से 12वीं सदी तक। कौन सा, उत्तर भारत के विभिन्न राजवंश। ठीक है, उसके बाद बंगाल में पाल ने, सैन ने, पंजाब, कश्मीर, सिंध, ये छोटे छोटे से राज्यों का उद्भव हुआ। ठीक है, फिर राजपूतों का युग आया। तो राजपूत युग में कौन कौन आ जाते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश, गहलवाल शासक, उसके बाद शाकंभरी के चहमान, यही आगे जाकर कहलाए हैं चौहान। ठीक है, मालवा के परमार शासक। ठीक है, गुजरात के सोलंकी, बुंदेलखंड के चंदेल, त्रिपुरी के कलचुरी एवं चेदी। ये सभी लोगों को गिना जाता है किसमें, राजपूत में। बहुत अपन कहना चाहिए बहुत डिटेल में इन चीजों को पढ़ेंगे। दक्षिण भारत की बात करें बेटा, तो दक्षिण भारत में उदित हुआ था संगम काल। अब संगम काल चला है प्रथम से तीसरी शताब्दी तक। जब उत्तर भारत में यह समय चल रहा था, मौर्योत्तर काल चल रहा था, या मौर्य काल या मौर्योत्तर काल चल रहा था, उसी समय संगम युग शुरू हो चुका था। कहां, दक्षिण भारत में। यह एक्चुअली कवियों का संगम था। ठीक है, कवि इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने संस्कृति का आदान प्रदान किया था, इसलिए यह काल कहलाया था क्या, संगम काल। ठीक है, फिर दक्षिण भारत के कुछ राज्य जो है उदित हुए थे कब, 8वीं से 12वीं सदी के बीच। ठीक है, जैसे चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, चेर और पांड्य। इन सभी का अध्ययन बेटा गिना जाता है किसमें, प्राचीन काल में। ये सभी चीजें किसमें इंक्लूडेड है बेटा, प्राचीन काल के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं। ये आपने आई थिंक अभी समझ ही लिया है कि क्या फर्क है इतिहास में डेट्स का, एडी और बीसी में क्या अंतर है। तो ये स्लाइड बेटा आपको उपलब्ध हो जाएगी।
आपके कमेंट सेक्शन में नीचे एक टेलीग्राम की लिंक होगी। उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगे, जहां पर आपको ये स्लाइड उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं कि प्राचीन कालीन इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका, प्रागैतिहासिक काल का, और प्रागैतिहासिक काल का तो कोई लिखित विवरण है नहीं। तो जो हमको जमीनों की खुदाई करने से या फिर गुफाओं के अंदर जो हमको कहना चाहिए कि मूर्तियां और लिखा हुआ जो भी कुछ मिला हुआ है, ठीक है, चित्र जो हमको मिले हैं, उन सभी का अध्ययन करके अनुमान के आधार पर हमने इस काल के विषय को समझा है और उसका अध्ययन किया है, और वही स्रोत बन जाता है किसका, इतिहास का। तो प्राचीन कालीन इतिहास के स्रोत क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी मानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले भारतवर्ष में जिस सभ्यता में मानव ने स्थायी रूप से जीना शुरू किया था वो सभ्यता ही कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में ही था, क्योंकि जब आर्य आए थे तो वो लोग किस रास्ते से आए थे, ध्यान से देखो इस इमेज पर, वे लोग इस रास्ते से आए थे और यहां पर कहीं सिंधु घाटी सभ्यता बसती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों से हुआ था युद्ध, और उस युद्ध में इनको कर दिया गया था पराजित। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे यहां से पलायन करके इस क्षेत्र में आकर बस गए थे। ठीक है, और इस इलाके में बसे थे कौन, सिंधु सभ्यता के लोग। इस इलाके में बसे थे कौन, सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, यहां से आए कौन, आर्यंस। आर्यंस ने इनको पलायन करना शुरू करवा दिया और वे लोग खुद बस गए थे किसके तट पर, सिंधु के। ठीक है, तो आर्यों के भौगोलिक विस्तार के आधार पर मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यवर्त शब्दावलियों का उल्लेख भौगोलिक क्षेत्रों को इंगित करता है। यानी कि जो वैदिक काल के प्रारंभ में आर्य जब भारत आए थे, उन आर्यों ने हमारे देश का नाम क्या रखा था, तो उस देश, हमारे देश का नाम था ब्रह्मावर्त। किसको कहते हैं ब्रह्मावर्त, इस इलाके को जहां पर आकर आर्य बसे थे। ठीक है, उसी क्षेत्र को कहा जाता है ब्रह्मर्षि देश, उसे ही कहा जाता है मध्य देश, और उसे ही बोलते हैं आर्यावर्त। ठीक है, अब ब्रह्मावर्त कौन सा, टेक्निकली कौन सा एरिया है ब्रह्मावर्त। ठीक है, तो सरस्वती एवं दृशद्वती नदी के बीच का क्षेत्र कहलाता है क्या, ब्रह्मावर्त। तो बेटा इस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करोगे आप लोग। सरस्वती और दृशद्वती नदी के बीच का जो इलाका है वो कहलाता है क्या, ब्रह्मावर्त। ठीक है, यही वाला क्षेत्र था सरस्वती और दृशद्वती नदी का, इसलिए यही इलाका है क्या, ब्रह्मावर्त। ठीक है, फिर दूसरा है टेक्निकली ब्रह्मर्षि देश किसको कहेंगे, तो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र कौन सा था, ब्रह्मर्षि क्षेत्र। ठीक है, तो आज का जो यूपी वाला इलाका है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, यहां से गंगा और यहां से यमुना, उसके बीच का जो इलाका है ये टेक्निकली कहलाता है क्या, ब्रह्मर्षि देश। मध्य देश किसको बोलेंगे बेटा, तो ऊपर हिमालय एवं विंध्य पर्वत के बीच का पूरा इलाका कहलाएगा क्या, मध्य देश। ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊपर यदि देखें तो ये वाला इलाका हो गया किसका, हिमालय का, और यहां बीच वाला क्षेत्र हो गया किसका, विंध्याचल का। इसके बीच का जो इलाका है ये कहलाया क्या, मध्य देश। क्लियर। अब यदि बात करें हम आर्यवर्त की, तो आर्यवर्त किसको कहते हैं, तो जब आर्यों का विस्तार पूर्वी भारत में भी हो गया, तब पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और हिमालय से लेकर
विंध्य पर्वतों के बीच के भूभाग को कहा गया क्या? आर्यवर्त। ठीक है, अब देखना बेटा, ध्यान से समझना। आर्य इस रास्ते से आए, ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में आर्य यहां पर बसे, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता थी। आर्यों की जो संस्कृति थी ये कबीलाई संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी, जबकि इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता तबाह हो चुकी थी आर्यों के आने से, और आर्यों ने भारत में जिस संस्कृति का प्रादुर्भाव किया वो थी कौन सी? ग्रामीण संस्कृति। तो धीरे धीरे आर्य जब यहां से अलग अलग स्थानों पर बढ़े या पूर्वी भारत की ओर गए, तो इस पूर्वी समुद्र तट से लेकर इस पश्चिमी समुद्र तट तक और ऊपर हिमालय से लेकर यहां विंध्याचल के क्षेत्र के बीच का जो पूरा इलाका है, यही कहलाया क्या? आर्यावर्त। ठीक है, तो ये अलग अलग फ्रेजेस हैं जो प्राचीन काल में हमारे देश के लिए प्रयोग किए गए थे। ठीक है, अब इस देश का नाम ब्रह्मावर्त और आर्यवर्त उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर किया गया था। कौन कौन सा? ब्रह्मावर्त और आर्यवर्त। और आपने सीख भी लिया कि किसको ब्रह्मावर्त कहते थे, किसको आर्यवर्त। एक बार देखें तो सिंधु घाटी वाला क्षेत्र ब्रह्मावर्त, उत्तर में हिमालय से लेकर नीचे विंध्याचल तक जिसमें पूर्वी समुद्र तट और पश्चिमी समुद्र तट शामिल है, उसको कहते हैं आर्यवर्त। ऋग्वैदिक 5 जनों में से शक्तिशाली जन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। क्योंकि बेटा ऋग्वैदिक काल के जो आर्यंस थे ये लोग कबीलों में रहा करते थे। इनके 5 शक्तिशाली कबीले थे और उन कबीलों में सबसे शक्तिशाली जो कबीला था वो था कौन सा? भरत कबीला। ठीक है, और भरत के नाम पर ही, इस कबीले के नाम पर ही हमारे देश का नाम पड़ा क्या? भारत। सर्वप्रथम पाणिनि द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है कौन सा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक प्रदेश के रूप में भारत का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखोगे कि वो कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें हमारे देश का नाम भारत हुआ है। कौन सा ग्रंथ है बेटा? पाणिनि द्वारा कृत अष्टाध्यायी। इसके अतिरिक्त वायु पुराण में भी दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत हुआ है। ठीक है, बौद्ध काल में या बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनमें बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप की संज्ञा से अभिहित किया गया है। मतलब बौद्ध ग्रंथ में हमारे देश भारत को क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप। ऐतिहासिक कालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो अगर हम ग्रंथ की बात करें कि हमारे देश का नाम भारत काय में मिलता है, कौन से ग्रंथ में? तो अष्टाध्यायी। लेकिन यदि हम अभिलेखों की बात करें कि वो कौन सा अभिलेख है जिसमें हमारे देश का नाम भारत मिलता है, तो खारवेल का कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख है जिसमें हमारे देश का नाम क्या मिलता है? भारत। ठीक है, भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। ठीक है, इंडिया भी हमारे देश को बोला है। इंडिया एक यूनानी शब्द है जो कहां से निकला है? इंडोई शब्द से। रोमवासी सिंधु नदी को क्या कहा करते थे? इंडस। भाई अभी जैसे आपने इतिहास का विभाजन देखा, इस विभाजन में मौर्योत्तर काल था। इस मौर्योत्तर काल में बहुत से रोमवासी भारत आए थे, क्योंकि भारत किस दिशा में पड़ता? यह है यहां से कौन सी नदी? सिंधु। सिंधु नदी के किस इलाके में पड़ता है भारत? पूर्वी क्षेत्र में। क्योंकि सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और सिंधु को क्या कहते थे ये लोग? इंडस। इसलिए हमारे देश का नाम क्या हुआ? इंडिया हुआ कि नहीं हुआ? तो ये किसकी देन है? यूनानियों की। ठीक है, इंडस एवं उसके पूर्व स्थित भूभाग को क्या संज्ञा दी इन्होंने? इंडिया। तो इंडिया नाम किसकी देन हुआ? यूनानियों की। भारत नाम किसकी देन है? आर्यों की।
क्योंकि आर्यों के शक्तिशाली कबीले कितने थे? 5। उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली था कौन सा? भरत कबीला। ठीक है। फिर भारत नाम किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में। कौन से अभिलेख में हमको यह नाम मिलता है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। अब अगर बात करें हम पारसियों या ईरानियों की, तो पारसियों या ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू। वो प्रोनाउंस ही ऐसा करते, सिंधु सा हा, तो सिंधु नदी को क्या बोलते थे वो? हिंदू। एवं इस प्रदेश को सर्वप्रथम हिंदुस्तान नाम दिया किसने? पारसियों ने। ठीक है। तो हिंदुस्तान नाम किसकी देन हुई? ईरानियों की। ठीक है। इंडिया नाम किसकी देन हुई? यूनानियों की। भारत नाम किसकी देन हुई? आर्यों की। ठीक है। चीनी स्त्रोत में भारत के लिए यिंतु शब्द का प्रयोग किया गया। तो जो चीनी यात्री आए उन्होंने भारत के लिए जो नाम दिया वो क्या दिया? यिंतु। ठीक है। अब यदि बात करें बेटा हम कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति भी यूनानी भाषा हिस्टोरिया से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात करना। हिस्ट्री शब्द का अर्थ ही क्या होता है? जानना या ज्ञात करना। इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। ठीक है। किसने? हेरोडोटस की पुस्तक थी कौन सी? हिस्टोरिका। इसमें हिस्ट्री को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करने के कारण हेरोडोटस का महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए एक और इतिहासकार हैं कौन? सिसरो। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा प्रदान की। सिसरो ने क्या कहा कि भैया इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इसलिए हेरोडोटस ने ही इतिहास को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया है। ठीक है। तो प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। तो इतिहास का यदि आपको एक परिभाषा लिखनी हो, जैसे कि अब मेंस में 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, तो क्या है? प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही क्या है? इतिहास। और यही तो हो रहा है। प्राचीनता से नवीनता की ओर आने का जो समय है और उसका जो विवरण है, उसी को कहा जाता है बेटा क्या? इतिहास। भारतीय साहित्य में सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख हुआ है। तो इस चीज को भी आप लोग मार्क कर लेना कि अगर हमारे प्राचीन साहित्य की बात की जाए तो इतिहास शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख किसमें हुआ है? अथर्ववेद में। छांदोग्य उपनिषद हमारे उपनिषदों में से एक है, कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जब तक हम अपनी सभ्यता या संस्कृति को नहीं जानेंगे, हम अपने प्राचीन संस्कृति से अनुमान नहीं लगाएंगे, तब तक हम भविष्य के बारे में अनुमान नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में तो इतिहास को क्या संज्ञा दे दी? पंचम वेद की। महाभारत को भी पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की गई है। महाभारत को भी क्या बोल दिया जाता है? पंचम वेद। भारतीय परंपरा में इतिहास को विभिन्न विधाओं या विषयों का समुच्चय माना गया, क्योंकि इतिहास में सब कुछ इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है। जैसे कंप्यूटर के उपकरण हैं, कंप्यूटर भी जब आप पढ़ते हो तब सबसे पहले क्या पढ़ते हो? कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है। कुछ भी चीज हम पढ़ते हैं या कुछ भी चीज हम खरीदते हैं, ठीक है, हम सबसे पहले उसके पास्ट के विषय में बहुत उत्सुक रहते हैं पता करने के लिए। ठीक है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र को समाहित किया है। ठीक है। कौटिल्य ने जो परिभाषा दी है इतिहास की, उसमें इन तमाम सारी चीजों को भी इंक्लूड कर दिया। धर्मशास्त्र भी आपका किसका विषय है? इतिहास का। कौटिल्य राजा से दोपहर में इतिहास सुनने की अपेक्षा करता है। दोपहर में नींद आती थी, खाना खा लेता था आदमी तो वो सोता था। इससे अच्छा इतिहास को समझ लो उस समय, क्योंकि जब तक राजा किसी भी क्षेत्र के इतिहास को नहीं समझेगा तो वो प्रशासन को भी नहीं समझ पाएगा। और ये एक बहुत आवश्यक फैक्ट भी है
कि आपको सिविल सर्विसेज में इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो और जब तक आपको किसी भी क्षेत्र का इतिहास नहीं पता होगा आप एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। क्योंकि कोई भी पॉलिसी है उसको जब आप इंप्लीमेंट करोगे, कि जिस भी क्षेत्र में इंप्लीमेंट करोगे वहां पर आपको उस क्षेत्र के इतिहास का भली भांति ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इतिहास ही हमारी वर्तमान की मनोदशा को तय करता है। और वो मनोदशा आप किसी भी क्षेत्र की तभी समझ सकते हो जब उस क्षेत्र का इतिहास आपको मालूम हो। इतिहास को सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों के सीमांकन के आधार पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में वर्गीकृत किया गया है। यह चीज मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के कई स्रोत हैं, ठीक है। मुख्य रूप से इन स्रोतों की दो श्रेणियां हैं। पहली हो गई क्या? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का अर्थ क्या होता है? जो पुरातत्व से मिले हो, जिनका लिखित साक्ष्य नहीं हो, लेकिन जब खुदाई की गई किसी क्षेत्र की तो उस काल में जिन उपकरणों का प्रयोग उस काल का मानव करता था वो खुदाई में हमको प्राप्त हो गए। ये उपकरण जब हमको खुदाई में प्राप्त हुए तब हमने अनुमान लगाया और अनुमान के आधार पर इतिहास लिखा, लिखित विवरण हमको नहीं मिला। वो वाला काल कहलाता है क्या? पुरातात्विक काल, ठीक है। इसमें आ जाएगा अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मोहरें, स्मारक, मूर्ति कला और चित्रकला, ठीक है। अभिलेख, उस काल में जब राजा महाराजा होते थे तो जो राजकीय घोषणा होती थी, राजकीय घोषणा से आम जन को परिचित कराने हेतु उसे किसी पत्थर पर उकेर कर उस स्थान पर स्थापित कर देते जहां बहुतायत जनसंख्या निवास करती है, वो कहलाते थे क्या? अभिलेख। ऐसे होते थे सिक्के। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, ठीक है। मोहरें जिससे व्यापार होता था, ठीक है। स्मारक, मूर्ति कला और चित्रकला। दूसरा हो गया कौन सा? साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ भी आ सकते हैं, लौकिक ग्रंथ भी आ सकते हैं जो आम जनता के लिए लिखे जाते थे, और विदेशी यात्रियों का विवरण भी आ जाएगा किसमें? साहित्यिक स्रोतों में, ठीक है। तो ये पुरातात्विक और साहित्यिक दो प्रकार के स्रोत होते हैं जिनसे हम उस कालखंड की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत का अपन विश्लेषण करते हैं। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उस काल में मानव कैसे रहता था उसके विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कैसे? पुरातत्व से। पुरातात्विक स्रोत अत्यधिक प्रमाणित होते हैं क्योंकि साक्ष्य है, सामने दिख रहा है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, सामने दिख रहा है ना, तो वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है किसी भी चीज का। एवं इनसे भारतीय इतिहास के अनेक अंध युगों पर प्रकाश पड़ता है। जो चीजें प्रकाश में आ ही नहीं है वो कहां से खोदी जा रही हैं? कहां से खोदी जा रही हैं? नीचे से, ठीक है। जहां साहित्यिक स्रोत मौन है, जहां पर साहित्य में जिन चीजों का उल्लेख ही नहीं हुआ, साहित्यिक स्रोत मौन है, वहां हमारी मदद पुरातात्विक स्रोत करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है जनक? अलेक्जेंडर कनिंघम को। कौन थे अलेक्जेंडर कनिंघम? ये तो मैं नहीं बताना कि ये थे, तो मैं तो बस बताना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिर्देशक थे। इन्होंने ही भारतीय पुरातत्व की शुरुआत की थी। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत 4 प्रकार की चीजें आती हैं जिसके विषय में आपको मालूम होना चाहिए कि पुरातत्व के अंतर्गत आता क्या क्या है।
तो सबसे पहला है अभिलेख, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, इसे ही कहा जाता है इंग्लिश में इंस्क्रिप्शंस। दूसरा आता है सिक्के या मुद्राएं अर्थात कॉइन्स। तीसरा स्मारक, जो प्राचीन काल में स्मारक बने, स्तूप वगैरह बने हैं, वो चीजें इसमें आ जाएंगी। और चौथा है मूर्तियां और चित्रकला। इन चार चीजों को संयुक्त रूप से कहा जाता है क्या? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है। अब अभिलेख क्या होता है? ठीक है, अगर आप हमारे पीछे देखो तो ये बोगज कोई अभिलेख की इमेज है। बोगज कोई अभिलेख ये वह अभिलेख है जो हमको ये बताता है कि आर्य भारत में आए कहां से थे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सी छवि है? बोगज कोई अभिलेख की। ठीक है। तो प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक साक्ष्यों से भी अधिक है, क्योंकि साहित्य में तो हो सकता है कि कोई सी चीज छोड़ दी गई हो, उसका विवरण ना दिया गया हो, लेकिन अब वही है, अभिलेख तो हमको साक्षात दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए महत्ता किसकी ज्यादा है? अभिलेख की। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं मतलब पुराने पत्थर, स्तंभों, वही पत्थर के जो स्तंभ थे, खंबे, ताम्रपत्र, तांबे के जो पत्र थे, तांबा पहली धातु थी जो मानव ने यूज करी थी, दीवार, सिक्के एवं मूर्तियां आदि पर अंकित रूप में मिलते हैं। सर्वप्रथम कनिंघम ने 1879 में कालक्रम के अनुसार मौर्योत्तर और गुप्तकालीन अभिलेखों को संग्रहित करके कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ प्रकाशित किया था। कौन सा ग्रंथ है? कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, जिसमें भारतीय इतिहास को कनिंघम महोदय ने कालक्रम के अनुसार जमाया था। कौन सी घटना पहले हुई, फिर कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी, और इन्होंने कौन से काल को जमाया था? मौर्योत्तर और गुप्त काल। उनके अभिलेखों के आधार पर ही कनिंघम ने उस काल को व्यवस्थित किया था। सबसे प्राचीन भारतीय अभिलेख हड़प्पा कालीन है, क्योंकि सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। परंतु अभी ये पढ़े नहीं जा सके हैं, क्योंकि हड़प्पा काल की जो लिपि है ये आज तक पढ़ी नहीं गई है। यही कारण है कि एक शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता होने के बाद भी हड़प्पा काल को डाला गया है किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। मान लो ये पढ़े जा सकते तो उसको फिर रख देते ऐतिहासिक काल में। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के शिलालेख हैं जो पढ़े गए हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख जो पढ़े गए हैं, क्योंकि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ लिया था, उद्वाचन किया था उसका। किसने? जेम्स प्रिंसेप। अगर बात करें कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से हैं, तो वे हड़प्पा काल के, लेकिन पढ़े नहीं जा सके। तो सबसे प्राचीन ऐसे अभिलेख जो पढ़े गए हैं तो वो कौन से? अशोक के अभिलेख। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है। आर्यों के भारत आगमन संबंधी सबसे प्राचीन अभिलेख, ये ध्यान रखना, आर्यों के भारत आगमन संबंधी सबसे प्राचीन अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख है। कब का है? 1400 ईसा पूर्व का बोगज कोई अभिलेख। ठीक है। ये जो इमेज है बेटा, ये बोगज कोई अभिलेख की ही इमेज है। ठीक है, जो किसके बारे में जानकारी देता है? आर्यों के भारत आगमन के विषय में ये जानकारी देता है। कहां पर है ये? तो ये एशिया माइनर अर्थात तुर्की से प्राप्त हुआ है। एशिया माइनर का देश तुर्की तो जानते ही होंगे आप लोग, तुर्की से प्राप्त हुआ है। इसमें वैदिक देवताओं का भी उल्लेख है। कौन से देवता हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन देवताओं का उल्लेख हमें मिलता है किसमें? बोगज कोई अभिलेख में, जो किसके विषय में जानकारी देते हैं? आर्यों के भारत आगमन के विषय में ये अभिलेख हमें जानकारी देते हैं। फिर पारसीक सम्राट हैं दारा प्रथम, के पारसी पोलिस और बेहिस्तून नामक स्थान से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यूनानी है तो उन स्थानों से उनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पश्चिम उत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य के विस्तार की सूचना इन अभिलेखों से मिलती है, क्योंकि ये कौन सा काल हो जाएगा?
महाजनपद जब हमारे यहाँ थी, मौर्य ये मगध साम्राज्य एक्सपेंड हो रहा था, उस समय यूनानियों ने पश्चिमी इलाकों पर कब्जा किया था। किंतु अपने यथार्थ रूप में अभिलेख अशोक के शासनकाल से ही मिलते। ओरिजिनल जो अभिलेख हैं भारत में वो कब से मिले हैं? अशोक के शासनकाल से, जिससे उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। तो अशोक के प्रशासन की पूरी जानकारी एक्चुअली हमें कहां से मिली है? उसके अभिलेखों से। अशोक के बाद के अभिलेखों में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख का उल्लेख मिलता है, जिससे खारवेल की उपलब्धियों के विषय में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके बाद अशोक के अभिलेख में कौन कौन सी लिपियां हमें देखने को मिलती हैं? तो बेटा अशोक के अभिलेख में सबसे पहले मिलती है हमें कौन सी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जो संपूर्ण भारत से प्राप्त हुए। याद रखना, सबसे पहले अभिलेख हमें किसके मिले हैं? अशोक के। और अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। ये लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है और इसी लिपि से सभी भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन है। जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट्ट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, मानक हिंदी, दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं की लिपियों का विकास इसी लिपि से हुआ है। कौन सी लिपि है ये? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। इसलिए अशोक के अभिलेख सबसे पहले कौन पढ़ पाया था? जेम्स प्रिंसेप। फिर कुछ अभिलेखों से हमें मिली है खरोष्ठी लिपि। तो अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है, जो पश्चिम उत्तर भारत से प्राप्त हुए हैं। पश्चिम उत्तर भारत मतलब जहां पर आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र है। ठीक है। वहां से अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें मिली है हमें खरोष्ठी लिपि। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। बाएं से दाएं थी ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी थी दाएं से बाएं, इसलिए उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है। फिर कुछ अशोक के अभिलेख हैं जो यूनानी या आरमाइक लिपि में भी मिलते हैं। ये भी पश्चिम उत्तर, क्योंकि पश्चिम उत्तर भारत में कौन आकर बस गए थे? यूनानी लोग। वो भी अशोक की अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली थी। इसलिए हर क्षेत्र के लोगों के लिए उनकी ही भाषा में, उनकी ही लिपि में अशोक ने जानकारी उपलब्ध कराई थी। तो पश्चिम उत्तर भारत एवं अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले अशोक के शिलालेखों में यूनानी और आरमाइक लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो तीन प्रकार की लिपियां हमें अशोक के अभिलेखों में मिलती हैं। पहली ब्राह्मी, दूसरी खरोष्ठी और तीसरी आरमाइक। अब भारत के कुछ प्रमुख अभिलेख, ये आपको याद होने चाहिए। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या कोई भी अन्य वनडे एग्जाम हो, उनमें ये प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करें हम किसकी? नासिक अभिलेख की। ठीक है। तो एक किस शासक का था? गौतमी बलश्री या विशिष्टिपुत्र पुलुमावी के शासनकाल में। क्या था? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी की उपलब्धियों एवं अन्य कार्यों का विवरण हमें यहां से मिलता है। कहां से? नासिक अभिलेख से, क्योंकि उनका शासन उसी इलाके में हुआ करता था। फिर हाथी गुम्फा अभिलेख, ये बिना तिथि का अभिलेख है। किसका है? तो भाई कलिंग के शासक थे। कौन? खारवेल। कलिंग मतलब कौन सा क्षेत्र हो गया बेटा? उड़ीसा का। ठीक है। वहां के शासक थे कौन? खारवेल। और उनका अभिलेख था कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। तो खारवेल के शासन काल के 13वें वर्ष तक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण हमें प्राप्त होता है। ठीक है। सिर्फ 13 वर्ष की घटनाओं का ही विवरण देता है कौन सा? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। इसमें तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख भी इसी अभिलेख में है, जो अभी अपन ने पढ़ा था। ग्रंथ के रूप में अगर पूछे तो ग्रंथ के रूप में आ जाएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी, और अभिलेख के रूप में पूछे कि भारत का उल्लेख काय में हुआ, तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। फिर जूनागढ़, कहां पर? गुजरात, गिरनार क्षेत्र। जूनागढ़ अभिलेख ये कौन सी भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। किसका है? रुद्रदामन।
शक शासक है कौन? रुद्रदामन। रुद्रदामन का है कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं इसे। यह रुद्रदामन की सैनिक विजयों एवं अन्य कार्यों के विषय में वर्णन देता है। इसमें कंफ्यूजन होता है। खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख है और खारवेल शासक था कलिंग मतलब उड़ीसा क्षेत्र का, और गिरनार अर्थात जूनागढ़, यह अभिलेख किसका है? रुद्रदामन, जो कि शक वंश का शासक था। फिर है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। अभी तक आप पढ़ रहे थे क्या? अभिलेख। यह स्तंभ लेख मतलब खंबा होता था और खंबे पर जानकारियां उत्कीर्ण होती थी, उसको कहा जाता है क्या? स्तंभ लेख। ठीक है, ये किसने बनाया था इसे? हरिशेन द्वारा इसकी रचना की गई थी। शासक कौन था? तो बेटा समुद्रगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, बिल्कुल चुनिंदा चीजें जो हैं हमने यहां पर लिखी हैं आपके लिए। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख किसका है बेटा? हरिशेन का। ठीक है, शासक कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की सैनिक विजय एवं जीवन काल के संदर्भ में विवरण हमें मिलता है कहां से? प्रयाग प्रशस्ति से। फिर है भितरी स्तंभ लेख एवं जूनागढ़ अभिलेख, किसका है? स्कंदगुप्त का। यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति जिस प्रकार से समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का अभिलेख था, वैसे ही भितरी स्तंभ लेख या जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का। तो इसमें हूण आक्रमण की सूचना एवं इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के बारे में भी जानकारी हमें इस अभिलेख से देखने को मिलती है। फिर है बेटा मंदसौर अभिलेख। तो मंदसौर अभिलेख किसका था? मालवा के शासक थे बेटा कौन? यशोधर्मन। यशोधर्मन का अभिलेख हुआ करता था कौन सा? मंदसौर अभिलेख। तो यशोधर्मन की सैन्य विजयों के बारे में विवरण मिलता है कहां से? मंदसौर अभिलेख से। एहोल अभिलेख, आईएमपी लगा लो। एहोल अभिलेख की रचना किसने करी? रवि कीर्ति ने। शासक थे कौन? पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल का अभिलेख है कौन सा? एहोल अभिलेख। ठीक है, तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का विवरण हमें यहां पर देखने को मिलता है। कौन सा है? एहोल अभिलेख। ठीक है, फिर हम बात करें ग्वालियर प्रशस्ति की, किसने रचना करी है इसकी? बाल आदित्य ने। ठीक है, शासक थे कौन? प्रतिहार शासक मेहर भोज के शासनकाल का अभिलेख है। ठीक है, कौन सा है बेटा? ग्वालियर प्रशस्ति। और अभिलेख की भाषा किसने लिखी है? बालादित्य ने। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ के विषय में यह हमको जानकारी देता है, क्योंकि ग्वालियर पर शासन करने वाला उस काल का जो वंश था वो कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, फिर अभिलेख है बेटा कौन सा? उदयपुर प्रशस्ति। शासक थे परमार शासक उदयादित्य। किसके पुत्र थे? राजा भोज। और ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, विदिशा के पास आता है ये उदयपुर। परमार वंश के शासकों के नाम एवं उनके इतिहास के बारे में विवरण हमें यहां पर देखने को मिलता है। फिर अभिलेख है कौन सा? देवपाड़ा अभिलेख। तो यहां सैन वंशीय जो शासक थे, ये कहां शासन करते थे? बंगाल पर। ठीक है, और सेन वंशीय शासक थे कौन? विजय सेन। विजय सेन का अभिलेख है कौन सा? देवपाड़ा अभिलेख। ठीक है, तो बंगाल के सेन वंशीय शासकों के बारे में विवरण मिलता है किसमें? देवपाड़ा अभिलेख में। यह भी बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, फिर बाड़नगर प्रशस्ति। ठीक है, यह कुमारपाल का था, जो गुजरात के शासक थे। चालुक्य शासक कुमारपाल के विषय में जानकारी देता है कौन सा? बाड़नगर प्रशस्ति। ठीक है, तो ये है बेटा 11 अभिलेख। और जब हम ये वंश पढ़ेंगे उस समय हम इन अभिलेखों के विषय में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में हमने जितना पढ़ा है इसको आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करो, और जैसे जैसे हमारी क्लास होती जा रही वैसे वैसे क्लास के साथ साथ चीजों को कंप्लीट करो। ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने सिर्फ रिवीजन किया तो आपका इतिहास में